हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक या दो योगों के ऊपर चर्चा करते हैं, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि कई बार जो योग एक जगह लिखे होते हैं वो किसी एक प्रकार की कुंडली के लिए ही कार्य कर सकते हैं, सबके लिए कार्य नहीं कर पाते। दिल के अंदर अगर हम देखें, यानी कि चंद्रकला नाड़ी जब हम देखते हैं तो वहां पे ऐसे बहुत सारे योग की चर्चा की गई है, जिसमें कि अलग अलग कंडीशंस के साथ साथ कंस्ट्रेंट्स यानी कि परिस्थितियों को बनाया गया। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि यहाँ पे हम ये समझे कि एकदम से हम किसी भी योग को पढ़ के ये समझने लगे कि वो हमारी ही कुंडली में उतना ही इक्विवेलेंट है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले देखिए, एक योग है जिसे कहते हैं नर योग। नर योग तब बनेगा जब शनि सप्तम भाव में बैठे, उसके ऊपर कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो और साथ ही साथ कोई उच्च का ग्रह उससे जुड़ा हुआ ना हो। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, शनि सप्तम भाव में बैठे, उसके ऊपर कोई भी शुभ प्रभाव ना हो और साथ ही साथ उसके साथ कोई उच्च का ग्रह जाके बैठा हो। ठीक, इस कंडीशन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब उच्च के ग्रह की बात वहां पे की गई है, ये एक की पॉइंट है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे बनेगा नर योग। अब ये जो नर योग होता है, इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं बताया गया। ये माना गया कि यदि सप्तम में शनिदेव जाके बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उस पर कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, लेकिन उसके साथ कोई एक्साइटेड यानी उच्च का ग्रह उसको ज्वाइन कर ले, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन के अंदर पूर्व जन्म में उन्होंने किसी ब्राह्मण के साथ कोई छल कपट कुछ गलत किया है या उसको सताया है, उसकी सजा इस जीवन में प्राप्त होगी। ये कंडीशन शनि के सप्तम भाव के साथ जोड़कर, लेकिन तब जब वहां पे कोई ग्रह उच्च हो, सप्तम भाव और ग्रह उच्च हो, तभी ये कंडीशन कही गई। अब देखिए, सप्तम भाव में ग्रह का उच्च होना ये कोर कंसेप्ट है। यहाँ पर सप्तम भाव में ग्रह उच्च होगा कब? पहली कंडीशन, यदि आपका मेष लगन है और सप्तम भाव में शनि खुद बैठ जाए, तो शनि वहां पे खुद उच्च भी हो जाएंगे और साथ ही साथ सप्तम भाव में भी बैठे हुए नजर आएंगे। बेनिफिट की बात अगर हम करें तो इसका मतलब है कि गुरु या शुक्र ऐसे दो ग्रह जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उनका साथ ना मिलता हो। अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो फिर ये एक प्रकार से नर योग बनेगा। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़े, या फिर ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज जीवन में देखने को मिल सकते हैं, अगर कोई भी शुभ ग्रह गुरु या शुक्र दृष्टि ना दे रहे हो। उच्च राशि में तो वो स्वयं हो जाएंगे। मान लीजिए शुक्र साथ में बैठ जाए, ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी अशुद्धता कम होगी, लेकिन फिर भी परेशानी बरकरार रह सकती है। वृषभ लगन में मान लीजिए कि शनि सप्तम भाव में बैठ जाए, तो वहां पे कोई भी ग्रह उच्च नहीं होगा, क्योंकि वृषभ लगन में सप्तम भाव में 8 नंबर की राशि आती है, जहां सिवाय चंद्रमा के नीच होने के और कुछ भी उच्च नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये रूल नहीं लगा पाएंगे। अगर हम बात करें 3 नंबर से लगन बनाए, 3 नंबर से लगन बनाएंगे तो वहां पे सप्तम भाव में 9 नंबर की धनु राशि आएगी। धनु राशि में कोई भी ग्रह उच्च का होता हुआ नहीं मिलता, इसीलिए अगर 3 नंबर का लगन है, शनिदेव सप्तम में बैठे हैं, वो खुद भी उच्च नहीं हो सकते, कोई दूसरा ग्रह वहां के उच्च नहीं हो सकता, तो वहां पे ये नर योग काम नहीं करेगा। अगर हम बात करें कर्क लगन की, तो कर्क लगन के अंदर जो सप्तम भाव है, वहां पे यदि मंगल के साथ, कर्क लगन की कुंडली में मंगल के साथ शनिदेव यदि सप्तम में बैठ जाएंगे, तब नर योग का निर्माण हो जाएगा, यानी कि वहां पे चैलेंज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिंह लगन की कुंडली, तो 11 नंबर बनता है सप्तम भाव में, जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च के नहीं होते, तो वो बच जाएंगे। अगर 6 नंबर का लगन आप बनाते हो, तो 6 नंबर के सामने 12 नंबर आता है। ऐसी स्थिति में फिर वही कि यदि शनि और शुक्र का संबंध बन रहा है, क्योंकि शुक्र उच्च होंगे और गुरु की दृष्टि नहीं हो, ऐसे स्थिति में शुक्र के साथ में आ जाना कुछ तीनों चीजों को ठीक करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये नर योग थोड़ा सा माना जाएगा। सप्तम भाव और साथ में उच्च का ग्रह जो बेनिफिट जो बेटर है उसका एस्पेक्ट ना हो तब। इसी तरीके से अगर हम देखें 7 नंबर की राशि, तो वहां पे वृषभ राशि है। वहां पे 1 नंबर की राशि यानी कि मेष राशि जो होती है वो सप्तम भाव में आती है। यहाँ पे शनिदेव खुद नीचे राशि हो जाएंगे
उच्च होने की बात होगी तो सूर्य होगी, यानी कि शनि और सूर्य एक साथ बैठे हों सप्तम भाव में अगर तुला लगन है तो उस परिस्थिति में फिर नर योग का निर्माण होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 8 नंबर की लगन कुंडली में, 8 नंबर की जब हम लगन कुंडली लेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं वृषभ राशि आएगी। ऐसे स्थिति में चंद्रमा नहीं जुड़ना चाहिए, अन्यथा नर योग हो जाएगा। 9 नंबर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 9 नंबर के लगन में सामने 3 नंबर की राशि होती है। 3 नंबर की राशि में कोई भी ग्रह उच्च के नहीं माने जाते। अगर राहु के साथ शनि आ जाए तो एक अलग ही प्रकार से चुनौतियां आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम 10 नंबर की लगन कुंडली देख रहे हैं तो फिर सामने जो आएंगे वो चंद्रदेव की राशि है। चंद्रदेव की राशि है तो वहां पे गुरु जो है वो उच्च के होंगे। अब ये परिस्थिति देख के बदलेगी क्योंकि गुरु एक बेनिफिक भी है और साथ में भी है तो वो कुछ हद तक चीजों को न्यूट्रलाइज भी करेंगे। तो ऐसे स्थिति में ये वाली कंडीशन को हम इतना ले सकते हैं कि शनि सप्तम भाव में बैठे तो वो ये तो दर्शाता है कि जीवन में हमने थोड़ा सा किसी को परेशान किया है, लेकिन अगर उसके साथ कोई ग्रह उच्च का होकर बैठ जाए तो उस परिस्थिति में वो जो कंप्लीट योग बनेगा वो दर्शाएगा पूरी तरीके से कि वहां पे आपने कुछ गलत किया है और उसके बदले में आपको इस जन्म में कोई ना कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों गुरु चंडाल जो योग होता है उसको लेकर भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है। गुरु चंडाल योग को हम लोग ऐसे मानते हैं कि हमारे गुरु और राहु एक साथ आ जाए, लेकिन उसके दो कंसिडरेशन दिए हैं। अगर राहु अकेला भी लगन में बैठा हो तब भी वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को किसी न किसी तरीके के गलत कर्म की तरफ आकर्षित कर सकता है। ये बात क्यों कही गई? क्योंकि पहला भाव जो है वो हमारे सोच और समझ के लिए है और पहले भाव में दिशा बल प्राप्त है गुरु को भी और बुध को भी। तो सीधी सी चीज है, जहां जिस ग्रह को दिशा बल प्राप्त है वहां वाले में अगर कोई दूसरा ग्रह जाके बैठेगा उसको प्रभावित करेगा। गुरु हमारे पूरी तरीके से सोचने, हमारे विजडम को कंट्रोल करते हैं और लगन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो यदि किसी भी कुंडली में राहु लगन के अंदर बैठा हुआ है तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने प्रभाव को दिखाएगा और कोई ना कोई सिंफुल एक्ट्स को कराने की कोशिश कर सकता है। इस कॉम्बिनेशन में गुरु सीधे तौर पर आपको नजर नहीं आएंगे, पर उसे भी गुरु और फिर गुरु चांडाल योग फॉर्मेशन में एक कंसर्न बेस माना जाता है। दूसरा तरीका होता है कि गुरु यानी कि हमारी विजडम को ही हमारा जो राहु है उसके साथ जुड़ के डिस्टर्ब करते हैं, जिसे हम पूरी तरीके से कहते हैं गुरु चांडाल योग। राहु लगन में बैठा है तो उसका प्रभाव क्या है? कुछ ना कुछ सिंफुल एक्ट्स, कुछ ना कुछ गलतियां करने की कोशिश। जबकि जब गुरु राहु के साथ आके बैठता है तो फिर वही कंडीशन आती है, हम अपने ज्ञान, अपने विवेक का प्रयोग ना करके हजार गलतियां करने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्रभाव कहीं ना कहीं गुरु चांडाल योग दर्शाता है। तो बेसिकली जो कोई से भी योग हम रीड करते हैं उनमें हमें इस बात को ध्यान रखना है कि उसके कुछ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स पॉइंट्स तो नहीं है जो कि कुछ ही जगहों पे लागू हो। जैसे कि मैंने अभी नर योग की बात की, ये कुछ ही जगहों पे लागू होता है, इसको आप सब जगहों पे एक साथ कनेक्ट करके नहीं देख सकते। इसीलिए कुछ भी जो योग बनते हैं वो लग्नों के अंदर आने वाले राशियों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप में परिवर्तित आवश्यक रूप से होते हैं। एक कंडीशन होती है कि बिल्कुल 100% यही कंडीशन बनेगी तभी वो पर्टिकुलर योग कंप्लीटली काम करेगा। इस कारण से जब कभी भी हम किसी भी योग को रीड करते हैं तो उस योग में इस बात को जरूर ध्यान से समझिएगा कि ग्रह किस भाव का स्वामी है और साथ ही साथ अगर कोई जनरल रूल बनते हैं जैसे कि गुरु चांडाल योग हो गया या नर योग हो गया तो वो योगों में जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस उस कुंडली में भी कंप्लीटली फुलफिल होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो योग वहां पे अल्पमात्र है, वो आपके जीवन में कोई बहुत नेगेटिव प्रभाव डालने की कोई भी कोशिश नहीं कर सकता। धन्यवाद।